नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 142, क्योंकि ये चर्चा का विषय बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी सीमाओं को भी लांघा है। तो इसीलिए हम देखने वाले हैं कि क्या आर्टिकल 142 है और क्या इसमें संविधान कहता है और क्या भूमिका होती है सुप्रीम कोर्ट की और किस तरह से राष्ट्रपति इससे अलग है। क्योंकि ये चर्चा का विषय क्यों बना, आपको समझ में आ ही रहा होगा। न्यूज अगर आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो हम डीप एनालिसिस कर लेते हैं इसमें कि ऐसा क्या हुआ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी इसी बात पर विचार करा है और इसकी आलोचना की है कि कहीं ना कहीं ये दुरुपयोग के रूप में भी देखा जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि संविधान में आर्टिकल 142 है क्या। तो अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान में पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट हो, कार्यपालिका हो या विधायी पालिका, सबका अलग अलग व्याख्यान है। हर किसी का अलग अलग भूमिका है। जैसे विधायिका अपना विधि बनाने का कार्य करेगी, कार्यपालिका उसको लागू करने का बात करेगी। अगर इस विधि के बनाने के बाद और लागू करते समय कहीं कोई ऐसी दिक्कत आई है जो किसी के अधिकारों का हनन कर रही हो या किसी के अधिकारों को कम करती हो, तो तब भूमिका आती है आपकी न्यायपालिका की। तब इसका न्यायपालिका क्या करती है, विवेचना करती है। यही अधिकार दिया गया है आर्टिकल 142 में, ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। इसी को हम कहते हैं पूर्ण न्याय की शक्ति। आइए तो बात कर लेते हैं, आपको सरसरी तौर पर देखिएगा। आर्टिकल 142 जो है वो बात करता है पूर्ण न्याय की। पूर्ण न्याय का मतलब है कि अगर किसी मामले में देरी है, कोई लंबित मामला है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकता है, उसके लिए ऑर्डर डिक्री जारी कर सकता है और उसका वही प्रभाव होगा जो संसदीय कानून का होगा। लेकिन ये जो स्थिति है ये विशेष परिस्थितियों में दी गई है, यानी कि असाधारण परिस्थितियों में ये दी जाती है। तो इसी तरह से हम देखते हैं मुख्य बातें क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सीमाओं से परे जा सकता है न्याय के लिए, लेकिन वो कब, असाधारण परिस्थितियों में। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को ही सिर्फ ये अधिकार है, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट को इस शक्ति का कोई भी प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। अब बात करती हूं इसका उपयोग। तो जब इसका उपयोग होता है ताकि जो सामान्य स्थिति है उसमें प्रोसीडिंग जो लॉ की है वो ना संभव हो और कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया हो किसी व्यवस्था पर कंट्रोल करने के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट अपने इस आर्टिकल का पावर यूज कर सकता है। अब अगर बात करूं ऑब्जेक्ट क्या होता है, कानून का अपर्याप्त होना, यानी कि जो व्यवस्था है वो अपर्याप्त है। दूसरा, अनुच्छेद 142 के तहत फैसला देकर न्याय को सुनिश्चित करेगा। तो सरसरी तौर पर अगर हम बात समझें, यानी कि कुछ ऐसी असाधारण स्थिति पैदा हो जाए जब न्याय की मांग तत्काल प्रभाव में लानी हो, तब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत अपनी पूर्ण न्याय की शक्ति का प्रयोग करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं। ऐसा क्या हुआ कि ये चर्चा में बन गया? क्या सुप्रीम कोर्ट जब व्याख्या करता है संविधान की तो क्या उसको उसकी सीमाओं का निर्धारण का नहीं पता है? क्या जो कानून के ज्ञाता वहां बैठे हैं, जो विवेचक के रूप में हम भूमिका देखते हैं देश में, क्या उन्हें अपनी सीमाओं का ही नहीं पता रहा कि उनकी जो व्यवस्था है वो एक अलग तरीके की है और जो विधायिका है उसका कार्य अलग तरीके का है? चलिए देखते हैं सीमाएं क्या है। ये आपको मैंने बता दिया पूर्ण न्याय है, यानी कि किसी को भी न्याय से वंचित ना किया जाए। दूसरा, अन्य किसी कोर्ट में ये शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारे पास, सुप्रीम जैसे ब्रिटिश काल में प्रीवी काउंसिल होती थी, तो इसके पास अपनी पूरी पावर है, ये टॉप है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। यानी कि इंटीग्रेटेड जो नेचर है हमारे संविधान में न्यायपालिका की, उसके रूप में ये सर्वोच्च है। तो इसका जो कानून होगा वो पूरे भारत में ऐसे ही लागू होगा जैसे कि संसद विधि होती है। चलिए बात करते हैं, नीतिगत फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि जब लेजिस्लेचर कानून बना रही होती है तब भी सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, अस्थायी समाधान के लिए किया जाता है। सपोज दैट कि कोई सेशन नहीं चल रहा हो या विधि बनाने की स्थिति में ना हो देश,
तब जाकर ये क्या एक वर्डिक्ट जारी कर सकता है, एक ऑर्डर जारी कर सकता है, या फिर एक डिक्री रिलीज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट से। वो भी कैसा, अस्थायी, यानी कि जब व्यवस्था एज इट इज चल रही होगी तो इसे रिप्लेस करके विधि जो बनेगी वो विधायिका के द्वारा ही बनाई जाएगी। अब पता नहीं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अब इसे मनमानी भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत समय से क्या है, कई सारे मामले देखे गए हैं। आज ही नहीं है, 2025 में ही केवल इसका दुरुपयोग नहीं हुआ है, इससे पहले भी इसका दुरुपयोग हो चुका है। जैसे केस आया था के वर्मा वर्सेस यूनियन इंडिया। अब इसका 1954 में एक केस था जिसमें कोर्ट ने प्रावधानों का भी दुरुपयोग किया। उसके बाद एक केस था 93 का केस था। अब वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि अब ऐसा क्या हुआ कि अब ये दोबारा चर्चा में आ गया, तो आपने समझा होगा कि तमिलनाडु स्टेट ने एक स्वायत्तता के लिए कमेटी बनाई है और उस पर विचार कर रही है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक वर्डिक्ट जारी कर दिया, जिसमें कहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का जो आरक्षित बिल होगा उस पर विदिन 3 मंथ्स वो विचार करेगा। अब यही है विवाद का विषय, यानी कि ऐसा हुआ कि जब विधायिका को आदेश देती है न्यायपालिका, ये कहीं भी विचार नहीं है। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक हैं, यानी कि सेपरेट हैं, दोनों के क्षेत्र में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना, एक दूसरे को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो फिर जब ऐसी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 50 में की गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को भूल गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये याद ही नहीं रहा बोलते समय कि आप जो वर्डिक्ट दे रहे हो इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या क्या मैसेज जाएगा? अब बात करते हैं कि आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए इन्होंने कहा है कि लंबित विधेयक पर निर्णय लेना जरूरी है, वो भी 1 महीने के भीतर जो कार्यवाही करने का निर्देश दिया है कि अगर स्टेट राज्यपाल के द्वारा आरक्षित बिल राष्ट्रपति को भेजता है तो विद इन 3 मंथ्स उस पर विचार करना निश्चित है, और जो लंबित बिल हैं उस पर 1 महीने पर विचार किया जाए, ऐसी व्यवस्था दी है। तो अब यहीं पर विवाद का विषय बनता है कि राष्ट्रपति को आदेश सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है, क्योंकि कोई अधिकार, कोई संवैधानिक विवेचना ही नहीं है। दूसरा, भारत में केवल 2 ही पद ऐसे हैं जो संविधान के संरक्षण की, संविधान को यथासंभव स्थिति बनाने की शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। उसके अलावा जो न्यायपालिका है वो संविधान की विवेचक के रूप में भूमिका निभाएगा, यानी कि अगर एडवाइजरी जुडिक्शन को मैं देखूं तो उसमें राष्ट्रपति के अनुमोदन पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी परामर्श दे सकता है, लेकिन ये परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता। अब अगर इतना क्लियर कट चीजें लिखी हुई हैं तो फिर एक न्यायपालिका में बैठे हुए न्यायाधीश किस प्रकार से राष्ट्रपति को कैसे बाउंड डाउन कर सकते हैं कि किसी बिल पर एक लिमिटेड समय सीमा में ही वो अपना निर्णय दें, क्योंकि वीटो पावर जेबी पॉकेट वीटो जानते ही होंगे। पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो हमारे यहाँ अप्लाई नहीं होता, लेकिन पॉकेट वीटो पर राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है, वो किसी बिल पर विचार करे, उसे वापस भेजे या ना भेजे, उस पर कोई भी समय सीमा थोपी नहीं जा सकती। जैसे अब मैं आपको एक बात समझाऊं, अब आप सोचिए कि जो हेड ऑफ द नेशन है उसकी काम करने की शक्ति सारी मंत्री परिषद में है। अब मंत्री परिषद अगर उसके लिए है तो वो उसकी सलाह पर काम करेगा या न्यायपालिका के आदेश पर, जब दोनों के कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग हैं। जब किसी जज के इम्पीचमेंट बिल के अलावा संसद में कोई भी विचार कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी संसद सदस्य विचार नहीं कर सकता, तो उसी तरह से न्यायपालिका के लिए भी ये कंडीशन बनती है कि वो किसी भी विधायिका के कार्य में इंटरवीन ना करे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो ये एक अजीब ही तरह का फिर दोबारा क्या आया है, केस आया है। ऐसा नहीं है इतिहास में पहला है, ऐसे बहुत पहले आए हैं। मैंने आपको बता दिया है के वर्मा केस था,
1954 में आया, उसके बाद 93 में भी ऐसा हुआ, अब 2025 में भी फिर ऐसा हुआ। लेकिन ये अभी समझने की जरूरत है, अगर इसी तरह का व्यवस्था, पूर्ण न्याय का मतलब है कि किसी के हितों को अनदेखी ना की जाए, कल्याणकारी विचारधारा से अगर सुप्रीम कोर्ट स्वयं मोटो लेता है या प्रोएक्टिविज्म दिखाता है तो ये अच्छा है। लेकिन सरकार के कार्यों में अगर वो इंटरवीन कर रहा है तो क्या इसे सख्ती कहेंगे या मनमानी कहेंगे? अब मैं बात करती हूं कि विचारधारा के साथ साथ अब क्या है। आदेश क्या था, कैसे था, आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश दे दिया, ये तो आपने समझ लिया। अब आदेश दे सकता है या नहीं दे सकता, इसके प्रावधान पर भी बात करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें हर देशवासी को जानना चाहिए कि न्यायपालिका की भूमिका कैसी है और विधायिका की भूमिका यानी कि संसद की भूमिका कैसी है। इसके लिए हर देशवासी को जानने का, कुछ को तो ये लग रहा होगा सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है, सर्वोपरि है न्याय व्यवस्था में, लेकिन वो विधायिका, संसद या राष्ट्रपति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब बात करती हूं, जो ये राष्ट्रपति का पद है, आपको पता है संवैधानिक पद है, ये मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है क्योंकि ये संवैधानिक मुखिया है हमारा। क्लियर? अब संवैधानिक मुखिया है तो कार्यपालिका जो है उसका वास्तविक प्रधान है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री सारे रिकमेंडेशन बताता है, सारी चीजें बताता है कि क्या व्यवस्था चल रही है, प्रशासन किस तरह की निर्णय ले रहा है, देश में किस तरह का माहौल है, अब सरकार का क्या स्टेप है, अच्छे वेलफेयर स्टेट कैसे स्टैब्लिश हो, ये सब कार्य मंत्री परिषद का होता है जिसका नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री। क्लियर? यानी कि ऐसे कह दूं कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच पुल का निर्माण करते हैं। अब बात करती हूं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। समझिए, आपको पता है सिफारिश कर सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का जो भूमिका है उसकी अलग विवेचना दी गई है। अब बात करें सीमित हस्तक्षेप है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है कि कोई कानून संवैधानिक स्थितियों को परिपूरित करता है या नहीं। अगर वो कहीं भी किसी स्थिति में किसी के अधिकारों को कम कर रहा हो या उसमें कुछ नकारात्मक परिवर्तन करता है तो न्यायपालिका को पूरा अधिकार है कि उसे शून्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन यहाँ ऐसी ना तो कोई देश में ऐसी स्थिति है कि संसद कानून नहीं बना सकती, या कोई ऐसी स्थिति उठ गई है जिसमें ऐसी रैंडमली ऑर्डर देना जरूरी होगा था। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा देश में, सब व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। फिर भी अचानक पता नहीं क्यों इतना एक्टिविज्म तरीके से आके ये ऑर्डर रिलीज कर दिया। और हाँ, विवाद का विषय ये नहीं है कि आपने ये तो देख लिया कि 142 का जो पावर है उसका कैसे मिसयूज किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी व्यवस्था का एनालाइज भी करता है तो उसके लिए भी कुछ प्रोसीडिंग दी गई है आर्टिकल 145 सब क्लोज 3 में, उसमें भी विवेचना दी गई है। बताते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, एक पीठ में कितने जजेस होंगे, किस तरह का निर्णय लिया जाएगा, ये सब अभी विवेचना का विषय। अब बात करती हूँ कि अगर मैं लास्ट निष्कर्ष आप हम निकालते हैं तो वो निष्कर्ष क्या है कि राष्ट्रपति को सीधे आदेश नहीं दिया जा सकता, उससे कंसल्ट किया जा सकता है, राष्ट्रपति से कंसल्ट किया जा सकता है और न्यायपालिका उसे ऑर्डर नहीं दे सकती। अब बात करती हूँ श्री जगदीप सिंह धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे, उनकी जो ये बात है, उन्होंने जो ये बात की है कि कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है वो लोकतंत्र के खिलाफ लग रही है, लोकतंत्र के साथ दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि उन्होंने कहा संविधान के उल्लंघन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच कि जो उचित सीमा है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर ये साहब ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने या राज्यसभा के चेयरमैन ने अगर ये बात डिनोट की है और इस बात को पटल पर रखा है तो ये वास्तव में ही चिंता का विषय है।
तो इस चिंता के विषय को पहली बात तो जन्म क्यों दिया गया, ये समझ से परे की बात हो रही है। और आंख बंद करके बात कर लेते हैं किसके भरोसे, सुप्रीम कोर्ट के, कि वहां बहुत बड़े संविधान के ज्ञाता बैठे हैं। क्या उन ज्ञाताओं को अपनी सीमाओं का, या उन्होंने जो ये निर्णय दिया, ये ऑर्डर दिया, क्या वे विचार करने की परिपाटी को भूल गए? चलिए फिर भी हम बात करते हैं आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3। इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जब वो विवाद का विषय बनी है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर तरह की क्या है, जागरूकता, अवेयरनेस सब कुछ है। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी बॉडी इस विचारधारा, इस आर्टिकल के तहत अपने निर्णय को देने से पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं करती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? देखिए, अगर मैं बात करती हूं सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन का इंपॉर्टेंट मामला है जिसमें संविधान की विवेचना करनी अति आवश्यक है, तो उसके लिए संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जजेस का प्रावधान है। 5 जजेस एनी हाउ होने ही होने हैं, ये कंपल्सन है। अगर 5 जजेस की एक बेंच होगी तभी संविधान की किसी भी विवेचना पर, किसी भी कार्य पर निर्णय लिया जाएगा। अब उसी क्या निष्पक्ष व्याख्या होगी, क्योंकि 5 जज बैठे हैं, यानी कि 3:2, 5 2 से निर्णय होगा बहुमत से, तो हम समझेंगे। लेकिन इसमें तो 5 जज वाला जो नियम है उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, उसमें भी 5 जज यहां निर्णय लेने के लिए बैठे ही नहीं। अब आप देखिए, ये सुनिश्चित क्या करता है, संविधान से संबंधित मामलों में जो संवैधानिक पीठ होती है वो 5 जज की तो मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद डिपेंड करता है 7 की, 9, 11, 21, वो बाद की बात है। लेकिन मिनिमम क्या है, अगर मिनिमम सीमा निर्धारित है 5, तो उसे फुलफिलमेंट करने का दायित्व बनता है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। अब आपने देख लिया कि आर्टिकल 142 क्या है, आर्टिकल 145 सब क्लोज 3 क्या है, आपको पता चल गया होगा कि विचारधारा क्या रही है, क्यों ये मामला इतना हवा में आ गया है, कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो मैं यही समझाने की कोशिश की है आपको कि कहीं ना कहीं चीजें टूटनी नहीं चाहिए, अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर व्यवस्था संविधान में क्लियर दी गई है, विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान आपके पास है, उसको चलाने वाले भी बुद्धिजीवी हैं, तो फिर इतनी बड़ी भूल बार बार किसी गलती को क्यों रिपीट किया जा रहा है? और संविधान हमारे देश में आस्था, विश्वास और न्याय का प्रतीक है। तो इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? क्या ये विचारधारा सही है? इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और जुड़े रहिए ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल से।